अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज एक जानिब जहां बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में जुर्म आयद कर दी गई है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 रुकनी लाजब बेंच ने रवा साल 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है। रवा साल 28 सितंबर को 9 मई पर बनाई गई JIT ने जिना हाउस हमले पर उसके समेत 11 मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल करके चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया था, कि जिसमें 9 मई वाकयात में इमरान खान को कसूरवार करार दिया गया था और फिर 23 अक्टूबर को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 9 और 10 मई से मुतल्लिक तमाम सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए तमाम मुल्जिमान के केसेस आम अदालतों में चलाने का हुक्म दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल बेंच ने 4-1 के तनासुब से अपने मुख्तसर फैसले में लिखा था कि मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 2 की सब क्लॉज 1D की दोनों झेली शिकें और क्लॉज 59 की झेली शिक 4 को गैर आईनी करार दिया जाता है। फैसले में मजीद लिखा गया था कि अटॉर्नी जनरल की फराहम करदा 103 मुल्जिमान की फहरिस्त समेत जितने भी लोगों को 9 या 10 मई के वाकयात में मुल्जिमान की फहरिस्त में डाला गया है, उनका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा बल्कि क्रिमिनल कोर्ट्स या कानून के मुताबिक कायम खसूसी अदालतों में होगा। 9 और 10 मई के वाकयात में गिरफ्तार अफराद के मिलिट्री ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं, इसलिए उन्हें गैर कानूनी करार दिया जाता है। और फिर नाज़रीन, इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें, शोधा फाउंडेशन, वजारत दाखिला और वजारत दिफा की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी गई, जिनमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने फैसला सुनाते वक्त हकायक को सामने नहीं रखा और जल्दबाजी में फैसला दिया गया है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान खान पर मुश्तमिल 6 रुकनी लाजब बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। आपके सामने आज की समाअत का अहवाल रखते हैं। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन, लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा समेत नामवर वकला ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज किया। वकील लतीफ खोसा ने जस्टिस सरदार तारिक से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके बेंच पर मौजूद होने पर एतराज उठाया है। जस्टिस सरदार मसूद ने फ्रीकैन के वकला से इस्तफसार किया कि आपको नोटिस किया है किसी ने, जिस पर वकील ने कहा कि हुक्म इम्तना मांगा जा रहा है। आपके केस सुनने से हमारे हकूक मुतासिर हो रहे हैं, आप अपना फैसला दे चुके हैं। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने यह कहा कि मैंने कोई फैसला नहीं दिया, कि हम हुक्म इम्तना दे रहे हैं, नोटिस हुआ ही नहीं और आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। जिस पर वकील एतजाज एहसन ने कहा कि नोटिस से पहले जज इस पर एतराज हो तो इस पर दलाइल होते हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि नोटिस होने के बाद एतराज उठाने पर केस मुतासिर होगा। अभी सलमान अकरम राजा बात कर ही रहे थे कि वकील लतीफ खोसा ने भी कहा कि जस्टिस सरदार तारिक अपने नोट में फौजी अदालतों की दरख्वास्तों पर राय दे चुके हैं। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने वकला से एक बार फिर इस्तफसार किया कि किसने एतराज किया है। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि एतराज जवाद एस ख्वाजा ने किया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। जिस पर वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आप बैठकर हमारे एतराज के बावजूद केस सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें। साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि वकला जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का फैसला पढ़ लें, ये जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत करे। जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है कि केस सुनने से इनकार का फैसला जज की स्वादीद है, मैं खुद को बेंच से अलग नहीं करता, माजरत। इसी दौरान अटॉर्नी जनरल ने गुस्से में आकर कहा कि जब नोटिस नहीं तो एतराज कैसे सुना जा सकता है, जिन्होंने एतराज किया है वो तो खुद अदालत में नहीं है, बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज करे। अदालत ने अपीलों पर समाअत का आगाज कर दिया, मगर वकील एतजाज एहसन ने रोस्टम पर आकर एक बार फिर वही एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि एतराज पर फैसला पहले होना चाहिए कि आपने बेंच में बैठना है या नहीं। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने जवाब दिया कि मैं नहीं कर रहा समाअत से इनकार, आगे चलिए। और साथ ही अटॉर्नी जनरल को दलाइल शुरू करने की हिदायत दे दी, कि जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं पहले ख्वाजा हारिस को वक्त देना चाहता हूं। वकील ख्वाजा हारिस वजारत दिफा की जानिब से रोस्ट्रम पर आए और दलाइल का आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट की शिकें किस आइन की शिक के तहत गैर आईनी है, फैसला इस बारे में खामोश है। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा
कि एफबी अली केस में फौजी एक्ट की शिकों को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में 17 रुकनी फुल कोर्ट ने भी 21वीं तरमीमी केस में एफबी अली केस को दुरुस्त करार दिया। उनका यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक 9 रुकनी बेंच फैसले में कह चुकी है कि जुर्म का ताल्लुक फौज से हो तो फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। इस पर बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि शफाफ ट्रायल के बारे में आपकी क्या राय है? आप मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाले ट्रायल को फेयर ट्रायल कैसे यकीनी बनाएंगे? जिस पर ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि सिविलियंस में कुलभूषण यादव जैसे लोग भी मौजूद हैं। आर्मी एक्ट में सिविलियन पर दायरा इख्तियार पहले ही महदूद है। सिविलियन से मुतल्लिक दिफात को कलअदम नहीं किया जा सकता। इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि अभी हमारे सामने तफसीली फैसला नहीं आया, क्या तफसीली फैसला देखे बगैर हम फैसला दे दें? जस्टिस इरफान ने यहां बोला कि ख्वाजा हारिस साहब क्या तफसीली फैसले का इंतजार ना कर लें? जिस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर मेरी ये दरख्वास्त होगी कि मिलिट्री तहवील में जो लोग हैं उनका ट्रायल चलने दिया जाए। जिस पर वकील लतीफ खोसा ने हुक्म इम्तना की मुखालिफत करते हुए ये नुक्ता उठाया कि जिन जजों ने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला दिया है वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उनका ट्रायल कलअदम करार देने वाला तफसीली फैसला आया नहीं और ट्रायल दोबारा चलेगा। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि फिर ये एपेलेट अदालत क्यों बनी? सिविलियंस वाली दिफात तो कलअदम हो गई। जस्टिस तारिक ने मजीद कहा कि वो दिफात कलअदम करते हैं ना कि जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, उनका किस कानून से ट्रायल करें? जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि सेक्शन 21D कलअदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहां होगा? इस पर वकील अकरम राजा ने कहा कि अदालत मौका देगी तो इस मामले पर सैर हासिल बहस करेंगे, दलाइल पेश करेंगे। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने एक बार फिर पूछा कि जिन्होंने कल पाकिस्तानी फौज के 23 जवान शहीद किए, उन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा? सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें जब सुना जाएगा तो हम इन सवालों पर तसल्ली बख्श जवाब देंगे। सेक्शन 21D 1967 में आया तो उसके बाद 1973 में आइन आया। बुनियादी हकूक को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। नाज़रीन, इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि एक तो बुनियादी हकूक पता नहीं हमें कहां लेकर जाएंगे। ये वो मौका था कि जब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने की मशरूत इजाजत देने की इस्तदा कर दी। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि एक कानून कलअदम हो चुका, इसमें से कैसे चीजें निकाल कर आप कह रहे हैं कि हम इजाजत दें? साथ ही जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब करते हुए कहा कि इतनी जल्दी क्या है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने वजाहत दी कि जल्दी यह है कि गैर मुल्की दहशतगर्दों के ट्रायल भी नहीं हो पा रहे। इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि गिरफ्तार लोग दहशतगर्द हैं तो बरी क्यों हो रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये लोग तो अपने शहरी हैं, भटक गए हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने कहा कि कुछ मुल्जिमान हैं, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, कुछ पर होना थी। बहुत से मुल्जिमान शायद बरी हो जाएंगे, जिन्हें सजा होनी है वो भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह पूछा कि आपको कैसे मालूम है कि सजा 3 साल से कम होगी? जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कम सजा में मुल्जिमान की हिरासत का दौरानिया भी सजा का हिस्सा होगा। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए बताया कि सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत में होगा कि जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। फौज की तहवील में 104 अफराद 7 माह से हैं। मुल्जिमान के लिए मुनासिब होगा कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो जाए। तफसीली फैसले का इंतजार करना है तो अदालती हुक्म मुअत्तल करना होगा। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि देखना होगा कि इन नुकात पर फैसले में क्या राय दी गई है। यह कैसे मुमकिन है कि कानून कलअदम है और अदालत ट्रायल जारी रखने का हुक्म दे दे? समाअत के इख्तिताम पर नाजरीन, अदालत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया और उसके बाद कुछ ही देर बाद महफूज फैसला सुनाते हुए 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली के अलावा किसी ने एक्सेडिटी फैसले से इख्तिलाफ नहीं किया और अदालत ने केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी करते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स का केस इस वजह से बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि यह केस बराह रास्त 9 मई के वाकयात से जुड़ा हुआ है कि जिसके हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुश मसूद का यह मानना है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ तमाम सबूत, नाकाबिल तरदीद सबूत उनके पास हैं। पास इसकी एविडेंस मौजूद है। मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स की वीडियोस भी हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस हैं। हमने चालान सबमिट करा दिए हैं 9 मई के हवाले से जितने केसेस हैं। वी हैव ऑल दैट एविडेंस एंड वी हैव मेड दैट पार्ट ऑफ द केस फाइल एंड ऑल द एविडेंस विल बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। हमने केस तैयार ठीक किया है। थोड़ा सा वक्फे के बाद सैर हासिल गुफ्तगू हम भी करेंगे। स्टे विद अस।
के अहम तरीन फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, अहम तरीन फैसला है, इसको मुख्तलिफ जावियों से देखा भी जा रहा है और मुख्तलिफ तरीकों से इसको रिसीव भी किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की इसके ऊपर क्या वाज़े पोजीशन है? दीगर जमातों की पोजीशन हम जानते हैं, मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई होने के हवाले से और आज के फैसले के हवाले से? जी देखें, महर बुनियादी बात समझने वाली ये है ना कि 1952 का एक आर्मी एक्ट है जिसके तहत ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स इंटेग्रल अकॉर्डिंग टू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अलाउ की गई और उसके अंदर मिलिट्री के लोगों का और एसोसिएटेड सिविलियंस का ट्रायल जो था अलाउड था। एसोसिएटेड सिविलियंस हैं सिविलियंस जो पेड आउट ऑफ डिफेंस फंड या उधर कर रहे हैं। लेकिन फिर 1966 में अयूब खान के दौर में एक और अमेंडमेंट आई और उसमें ये कहा गया कि 3 और चीज़ें ऐड की गई हैं। उसमें नंबर 1 ये था कि अगर कोई इंसाइट करता है ऑन म्यूटनी, अगर कोई सिविलियन इंसाइट करता है ऑन म्यूटनी। नंबर 2, डिसमिनेट करता है एनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू द एनिमीज ऑफ द कंट्री, और दे असॉल्ट एनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन। तो ये 3 चीज़ें ऐड करके तो उन्होंने कहा जी तो कि फिर उन सिविलियंस का भी ट्रायल हो सकता है। तो ये 1966 के बाद सिविलियंस के टकरे आपने देखा कलभूषण वगैरह का हुआ। इसके अलावा भी पिछली तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी मैं एक जगह पढ़ रहा था, तकरीबन 20 लोगों के ट्रायल हुए। उसमें एक जो है वो खटक भी नामी एक बंदा था, इदरीस खटक, उनका हुआ। तो ये चल रहा था। अभी कोर्ट ने जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उन्होंने उसको अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया। तो उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन सब ने कहा जी कि ये आप इस तरह जो चीज़ है इसको आप चेंज करके, ये तो एक्ट को चेंज अगर करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो हमारा तो यही स्टांस था कि ये जो लोग हैं इस तरह की अदारों के ऊपर हमला आवर हो या कोई सैबोटाज का मसला हो तो उन लोगों को ज़रूर ट्रायल होना चाहिए। और साथ ही इसमें मैं जो पब्लिक की नोट करने की बात है कि इसमें मिलिट्री कोर्ट में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है जिसमें प्रोसिक्यूटर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट होता है, वो मिलिट्री के लोग होते हैं, डिफेंस की प्रोविजन होती है, फिर उसकी एक अपील उसी कोर्ट में होती है, फिर एक उसकी मर्सी अपील टू द चीफ आर्मी स्टाफ होती है, और अगर उससे भी वो डिससेटिस्फाइड हो तो उसके बाद हाई कोर्ट है और फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो फाइनली अगर कोई ऐसे कंकॉक्शन हो या केसेस ऐसे बनाए गए हों या कोई सिविलियन ऐसे इन्वॉल्व हों जिनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थी तो उनको इस खाते में ट्राई किया गया, तो उनके लिए इंसाफ के दरवाजे खुले रहते हैं। तो आप कह रहे हैं सिविलियन जो दहशतगर्दी में मुलव्वस होते हैं, दहशतगर्दों और सिविलियन जैसे तहरीक इंसाफ वाले लोग हैं 9-10 में के हवाले से, इनमें कहीं ना कहीं नरमी बरती जाएगी क्योंकि ये डिफरेंट फॉरम्स है जो डील कर सकते हैं। सिविलियंस की तारीफ भी फिर करनी होगी, या आप कह रहे हैं ये सब पर एक यकसर लाठी नहीं लागू होगी? नहीं, देखिए पॉइंट ये है कि इट डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ क्राइम दे कमिटेड और उसका क्या सबूत है आपके पास, और उसके ऊपर जब आप डिलिब्रेट करते हैं तो देन यू सी कि क्राइम की नौयत क्या है। एंड होल्ड दैट थॉट जनरल साहब, होल्ड दैट थॉट फॉर अ मिनट। क्राइम की नौयत क्या है? हसनात, मुझे बताइएगा कि आज का फैसला तहरीक इंसाफ, बिलखसूस साबिक चेयरमैन इमरान खान, इनको किस तरह मुतासिर करेगा? देखिए, इमरान खान तो उसमें मुलव्वस नहीं है इन 103 लोगों में। चांसेस यही है कि जो आज उन्होंने फैसला दे दिया है कि ट्रायल को सब्जेक्ट उसके साथ लिंकअप कर दिया है, ट्रायल जब आगाज हो जाएंगे तो ट्रायल 15-20 दिन में कंप्लीट भी हो जाएंगे, फिर फैसला आना बाकी हो जाएगा। तो ये मामला में भी उन लोगों को सजाएं, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल बार बार कह रहे थे कि 3 साल से कम सजाएं होंगी, और अगर जब वो हाई कोर्ट में जाएंगी तो मे भी उनको जमानत भी मिल जाए, रिमिशन भी मिल जाए, माफी भी मिल जाए, जल्दी वो लोग बाहर आ जाए। मोर इंपॉर्टेंटली वकील लतीफ खोसा ने आज स्टे ऑर्डर की मुखालिफत करते हुए अदालत से यह भी कहा कि जिन जजों ने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला दिया, उन 5 जजों ने, वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उनका ट्रायल कलअदम करार देने वाला तफसीली फैसला भी आया नहीं है, और ट्रायल दोबारा कैसे फिर ये चलेंगे? ये लॉजिक जो है ये रेजोनेट नहीं हुई क्या अदालत में?
लेकिन ये बातें थी सामने सबके, और इसी वजह से जस्टिस मुशर्रफ इलाही ने जो है वो डिसेंट भी किया। जो आज कोर्ट का जो कंडक्ट की वो भी बड़े उस तरीके से वो किसी दबाव में नहीं आए। हालांकि पीटीआई की लीगल टीम ने बड़ी कोशिश की कि बेंच को और बेंच के सरदार जैसे सरदार तारिक को जो वो रिफ्यूज कराया जाए। उन्होंने तो कहा नहीं हटता, क्या कर लोगे, क्या खड़े होकर सुने फिर, और बिल्कुल ही इनकारी कर दिया। बल्कि आपके जवाद ख्वाजा साहब के फैसले को ही, कि जो उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, उन्हीं के फैसले को कोट करते हुए उन्होंने अपनी स्वाबदीद का इजहार किया कि इट इज हिज प्रेरोगेटिव वेदर ही वांट्स टू रिमेन अ पार्ट ऑफ द बेंच और नॉट। मगर आप जानते हैं कि इधर पहुंचते हुए भी बहुत दराड़े बजा हो गई हैं। इससे पहले भी गेट टू दैट, मैं उससे आऊंगी उसके ऊपर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर भी सवाल बड़े उठे हैं। मगर जनरल साहब देखें, अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के जो 6 रुकनी बेंच और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच पर एतराज उठाया, जो बात अभी छेड़ने ही वाले थे हसनात। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने खत में ये लिखा कि जजेस कमेटी में तय हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसले की अपील 7 सीनियर मोस्ट जजेस करेंगे, कि ये पिक एंड चूज वाला जो एक तासुर है वो मुकम्मल तौर पर जायल हो जाए और इंसाफ फराहम करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा इदारा जो है वो कंट्रोवर्शियल ना बने। आपको लगता है कि उनकी इस बात में मंतक थी? बिकॉज ये अहम तरीन फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों पर, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर सीनियर मोस्ट जजेस को करने चाहिए। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल इश्यूज हैं, लेकिन ये जस्टिस साहब, ऑनरेबल जस्टिस जो ये पॉइंट रेज कर रहे हैं, इनको पता है कि पीछे वो इसी सारी कार्रवाई का हिस्सा थे जहां 3 जज बैठते थे और यकतरफा सारे फैसले होते रहते थे। बट वी लीव इट टू देम। मैं ये सोचता हूँ कि आज हम सब का जो फोकस है वो 9 मई के ऊपर हुआ है। जो पहला फैसला है वो था, तो ये दूसरा फैसला। मेरे ख्याल में 9 मई का तो खैर बहुत ही सीरियस इशू था और उसका सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सीरियस बात है वो ये है कि अगर ये प्रोविजन आर्मी से ले लेते हैं, आर्मी एक्ट के नीचे से, तो कल तक आपकी नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट करते हैं, जो म्यूटनी पे इंसाइट करते हैं लोग, जो आपके अदारों के ऊपर या आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर या यूनिटों के ऊपर हमला करते हैं। अभी DI खान में आपने देखा कि एक जो एक्सप्लोसिव लैडन जो वैन है वो बड़ाई 25 लोग मार दिए। मकसद ये है कि जामे शहादत नोश कर रहे हैं आपके सिक्योरिटी एहलकार आयरोज, और ये बिल्कुल ये बात आज अदालत में भी उठी है सर, मेरे ख्याल में। हाँ, मगर सर अगर आप इजाजत दें जनरल साहब, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ आज, क्योंकि जब आप जो कह रहे हैं वी कैन लीव इट टू देम, यानी हम जजों के ऊपर ही छोड़ते हैं उनके अपने मसाइल, जिसको आप इंटरनल मैटर कह रहे हैं सर। आज नवाज शरीफ साहब बहुत वोकल थे आज तकरीर में, जनरल काउंसिल की तकरीर में। उन्होंने आज ये कहा कि मैं नहीं भूल सकता, यानी वो नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं कि हिसाब तो लेना बनता है, ऐसे क्यों किया, मामला बहुत संजीदा है, मैंने क्या बिगाड़ा था इन जजेस का। और उन्होंने फिर हवाला भी दिया ऑफ कोर्स। मगर आप जिसको इंटरनल मैटर कह रहे हैं, आपके कायद तो कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ सकता इस इशू को, नहीं भूल सकता। देखिए, ये 2 चीजें मुख्तलिफ हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जजेस के बेंचेस बनाने की बात इनकी इंटरनल है, लेकिन मियां साहब ये कह रहे हैं कि जो मेरे होते हैं तमाम तर फैसले। नहीं बीबी, देखिए उन्होंने तो डिसीजन की बात की है, वर्डिक्ट की बात की है, जिससे वो अफेक्ट हुए। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अफेक्ट हुआ, मेरा नुकसान हुआ, चोर डाकू कहा गया, सिसिलियन माफिया कहा गया, फैमिली ने सफ़र किया, पाबंदे सलासल हुए, हमारी फैमिली की तौकीर के ऊपर हर्फ आया, वो मैं सब भूल जाता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुल्क का नुकसान हुआ है और इसका अगर अजाला आप नहीं करेंगे या इसकी तय तक नहीं जाएंगे कि हुआ कैसे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रेन जा रही है आपकी पटड़ी के ऊपर, वो उसको एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कुछ लोग शहीद होते हैं, कुछ जख्मी होते हैं। इसके बाद अगर आप ये सोचें कि अभी इसकी बोगियां सीधी करके उसको ट्रेन पे चढ़ा देते हैं और भूल जाएं, अगले स्टेशन का सोचें, तो आपको ये तो पता नहीं चलेगा कि क्या ये ट्रैक के कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, क्या ये ड्राइवर की सुस्ती थी, गलती थी, क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट था इसके अंदर जिसकी वजह से, क्या ब्रेक्स का था। अगर आप उन चीज़ों को नहीं देखेंगे और फिर उनका अजाला नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम फिर एक्सीडेंट को, तो ये ट्रेन तो कई एक्सीडेंट्स भुगत चुकी है। तो इसलिए मेरे ख्याल है वो एहतसाब की बात कर रहे हैं। एहतसाब का मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन करें
और उन चीज़ों को ठीक करें जो माजी में, और वो सिर्फ चीज़ें ठीक करने वाली शायद अदलिया की नहीं होगी, वो उसमें सियासी भी होंगी, उसके अंदर आपकी एस्टैब्लिशमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसके अंदर सारों की। तो हमें सोल सर्चिंग तो करनी चाहिए देनदारी के साथ। अगर हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं, पाकिस्तानियत और यही सोल सर्चिंग के लिए आपने कारगिल कमीशन भी बनाया था जब पिछली दफा मियां साहब हुकूमत में आए थे, लेने के देने पड़ गए थे। तो ये तो ऊंट किसी एक करवट बैठाना ही पड़ेगा। पहले कभी कहते हैं कि ये अल्लाह ने हिसाब करना है, अब वो कहते हैं मैं भूल नहीं सकता। तो बहरहाल ये आप लोगों का अपना बयानिया है और अपने सियासी फैसले हैं, मगर हसनात जी जनरल साहब अगर आप मौका दें, क्योंकि जैसा जी अच्छा ओके नहीं आप बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं वो जो कहते हैं ना मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, वो अपनी ज़ाती जो उनके नुकसानात हुए, जो उनको टार्चर मिला, जो उनकी बदनामी हुई, जो उनको बल्कि कन्विक्टेड क्रिमिनल ये दिस दैट एंड दी अदर, उनको बिल्कुल इंसानियत के दर्जे से नीचे गिराया गया, वो सब कहते हैं मैं भूल गया हूँ और मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। लेकिन मुल्क को अगर हमने चलाना है तो क्या डोंट यू थिंक कि हमें इसका एनालिसिस करना चाहिए कि हमारी ये पटड़ी से ट्रेन डिरेल होती है तो क्यों होती है, ये एनालिसिस आला अदालत में भी हो रहा है। हसनात चीफ जस्टिस ने कई बार आपने देखा कि डिक्टेटर्स के हवाले से क्या बात की, और जुडिशल जो एक रोल रहा है हमारी तारीख में, इंडोर्सिंग कूज, इंडोर्सिंग डिक्टेटरशिप, इसके ऊपर क्या क्या बातें की। बल्कि अभी हाल ही में जुल्फिकार अली भुट्टो केस में शर्मिंदगी का इजहार भी उन्होंने किया कि एक जज के ऊपर अगर दबाव आता है तो किस तरह उनका सर जो है वो शर्म से नगू हो गया था। मगर मुझे ये बात बताइएगा हसनात, क्या अब जो बेंच की फॉर्मेशन है फिफ्थ कमेटी के अंदर, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा ये फैसला हुआ था कि सीनियर मोस्ट को बैठाएंगे, मगर फिर भी ऐसा काम नहीं किया गया और उसका जवाब भी दे दिया चीफ जस्टिस ने। ये हालात अब खुल के जिस तरह पब्लिकली एक खतूत लिखे जा रहे हैं, एक दूसरे को याद दिलाया जा रहा है कि आपको कितनी तनख्वाह मिलती है, कितने काम करने की तनख्वाह मिलती है, ये इट इज लिटिल आई थिंक अ स्टेप बियॉन्ड बैड टेस्ट। जी बिल्कुल, जो है वो जजेस में जो तकसीम है, इख्तलाफात हैं, वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और ये जो अब देखें जो फैसले आ रहे हैं उसमें जुडिशल पॉलिटिक्स भी का अंसर भी बड़ा जो है वो उसमें मौजूदा जो इस वक्त रोल है या पीटीआई की शिकायत है कि हमारी दादरसी नहीं हो रही, उसमें कुछ वजन है। चाहे वो साइफर की बेल है, शाह महमूद कुरैशी ने 20 नवंबर को दायर की, अभी तक फिक्स नहीं हो रही। दूसरी तरफ इस्लामाबाद आया कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल कंक्लूड किया जाए, तो मैटर अभी तक टेकअप नहीं हो रहा। इसी तरह आप आज मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल का फैसला सस्पेंड हो गया है। इसके अलावा कई ऐसे मामला हमने देखे हैं जिसमें चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज हैं वो उन्होंने अभी तक कोई ऐसा बड़ा रिलीफ पीटीआई को नहीं दिया। इवन 5 खवातीन की जो बेल नहीं हो रही, और भी कई मामला हैं। तो इसमें बजाय यही है कि पीटीआई को माजी में जो सुप्रीम कोर्ट में सपोर्ट मिली वो अभी नहीं है, और वो जो जजेस जो पीटीआई जिन्हें हम कहते हैं कि प्रो पीटीआई जजेस, वो इस वक्त जो है वो ड्राइविंग सीट पे नहीं है। और ये वही तक एक तरफ पीटीआई के सपोर्टर जजेस हैं, चाहे वो 5 हैं, एक तरफ एक नून लीग या नून लीग का सपोर्टर जो है वो सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये तकसीम जो सियासी जमातें हैं वो भी उन्होंने भी अपने अपने तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस के चुने हुए हैं, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मेरा ख्याल है कि कोर्ट दिन ब दिन कमजोर हो रही है, और ये अगर आपस में इनके खिलाफ जितने बढ़ेंगे तो जो है वो इतना ही जो है वो नुकसान होगा। और ये फिर सारे मामला जब ये आपस में ये एक्सटर्नल कोई भी फैसला नहीं कर सकेंगे, और जो अब नजर आ रहा है कि इंटरनल इनकी लड़ाइयों से अब एक्सटर्नल सुप्रीम कोर्ट उस तरह के नहीं। अब माजी के मामला अब बेशक बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनरल अब्दुल क़य्यूम और हसनात मौजूद थे। नाज़रीन, इंसाफ फराहम करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा इदारा अपने ही अंदर बराबर मुनक़सिम दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जजेस के खुले खत इन इख्तलाफात का खुला इजहार है। मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर बेंचेस की तश्कील पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपने खत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर खुले तासुब का एतराज़ उठा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के 6 रुकनी बेंच और जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच पर
अपने रिजर्वेशंस उठा दिए और पॉइंट करा दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने खत में लिखा है कि जजेस कमेटी में यह तय हो गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसले की अपील 7 जजेस सुनेंगे। मनपसंद जजेस के तासुर को खत्म करने के लिए तय हुआ था कि बेंच में सीनियर तरीन 7 जजेस को शामिल किया जाएगा। कमेटी मीटिंग में तय हुआ था कि अगर कोई जज ना बैठना चाहे तो अगले जज बेंच में बैठ जाएंगे बेस्ड ऑन सीनियरिटी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने एतराज उठाते हुए लिखा कि 7 दिसंबर को चीफ जस्टिस के चेंबर में 3 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ। 4 बजे कमेटी इजलास था और 1.5 घंटा कबल इजलास का एजेंडा मिला। मैंने बतौर मेंबर कमेटी के इजलास में शिरकत की और कमेटी के एजेंडे में 3 नुकात थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वजाहत दी कि मैंने इजलास में यह कहा था कि पिक एंड चूज के तासुर को जायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार दिया गया कि जजेस से पूछकर बताइए कि कौन से जज स्पेशल बेंच में बैठेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इन तहफुजात पर चीफ जस्टिस को खत लिखा और फिर जवाबी खत में चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने अपने तहफुजात के लिए मुझे कॉल की और ना ही मुलाकात के लिए आए। चीफ जस्टिस ने खत में लिखा कि मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। मैं इंटरकॉम और फोन पर हमेशा दस्तयाब होता हूं। आपका खत मिलने पर फौरी तौर पर आपके इंटरकॉम पर राब्ता करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। चीफ जस्टिस ने जवाबन कहा कि मैंने अपने अमले को भी आपके साथ राब्ते का कहा तो उन्होंने बताया कि आप जुमे की दोपहर लाहौर चले गए। चीफ जस्टिस ने खत में कहा कि हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है ना कि 4.5 दिन की। जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फराइज की अंजाम दही है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस एजाजुल एहसन को फ्यूचर चीफ जस्टिस को जवाबी खत में लिखा कि जजेस कमेटी के 3 इजलास आपकी अदम मौजूदगी की वजह से मुलतवी हो गए। जजेस रोस्टर पर आपके एतराजात हैं तो फिर नया इजलास बुलाकर नए बेंचों की तश्कील पर गौर हो सकता है। इसी नौयत के खिलाफ जस्टिस मुजाहिर नकवी भी अपने खुले खत में कर रहे हैं और ये तमाम तर इख्तलाफात आया हो रहे हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ रेफरेंस के मामले पर चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक खुला खत लिख दिया है और इस खत में वो ये फरमाते हैं कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर रहा हूं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बोगस कार्रवाई को चैलेंज करने का हक महफूज रखता हूं। मेरी साख नुमाया जबकि मेरे ओहदे की साख और भी नुमाया है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने लिखा कि इस खत का मकसद ये बावर कराना है कि ये मेरी जात का नहीं बल्कि असूल का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खतूत लिखे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि एक जज के जिसके पास कानूनी तौर पर हासिल करदा और अपने टैक्स गोशवारों में जाहिर करदा असासे हैं उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने सवाल करने के लिए बुलाया जाता है जबकि मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस अपनी गैर जाहिर शुदा जायदादों के खिलाफ ऐसी किसी भी कार्रवाई से मुस्तस्ना है। जस्टिस नकवी ने सवाल किया कि क्या इस गैर माकूल तफरीक का कोई कानूनी या कोई इखलाकी जवाज है और जुडिशल काउंसिल ने मुझे दूसरा शो कॉज करके खुद तस्लीम किया है कि पहला शो कॉज नोटिस गलत था। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इकदाम उनकी मेरे खिलाफ जानिबदारी साबित करने के लिए काफी है। उनका मेरे खिलाफ मकसद साफ और पहले से साबित शुदा है। नाज़रीन, शिकवा जवाब शिकवा में बावकार इदारे की साख दाव पर लगी है। जजेस के बाहमी इख्तलाफात ने मुल्क के बड़े इदारे को अंदर से हिलाकर रख दिया है और ये सब एक ऐसे वक्त में चल रहा है कि जब इस इदारे को ताहयात नाअहली से लेकर नैब तरमीम, पार्लियामान की कानून साजी से लेकर लापता अफराद की बाजियाबी जैसे अहम तरीन इशूज पर अपनी सलाहियतें सर्व करना है। अब शॉर्ट ब्रेक। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानत खारिज करते हुए उन्हें तोशाखाना केस में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है और कल नैब टीम इमरान खान का रिमांड हासिल करेगी। अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि बादियुल नजर में तोशाखाना तहाइफ वसूली में बेकायदगियां हुई। एहतसाब अदालत के हुक्म के बाद नैब ने साबिक वजीर आजम की तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी जाहिर कर दी है जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने यह कहा है कि कल हम साबिक वजीर आजम का तोशाखाना केस में जिस्मानी रिमांड हासिल करेंगे। जबकि इमरान खान के वकील नईम हैदर पंचोता ने यह कहा है कि रात 8 बजे अबूरी जमानत खारिज करना अजब तमाशा है। तमाम रिमांड के बावजूद इमरान खान अडियाला जेल में ही रहेंगे कि जहां नैब के अफसरान उनसे वही तफ्तीश कर सकेंगे। आज ही साइफर केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है मगर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म मौखर हो गई है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल में आज 3 अहम तरीन केसेस की समाअत हुई। तोशाखाना केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन और साइफर केस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत ने साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। खसूसी अदालत ने चालान पढ़कर सुनाया। मुल्जिमान पर 3 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। साइफर को जलसे में लहराया गया, इसके मंदरजात को जेर बहस लाया गया।
बतौर वजीर आजम और बतौर वजीर खारजा साइफर को वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा गया और साइफर को जानबूझकर इस्तेमाल करके मुल्क की तशख्खुस और सलामती को नुकसान पहुंचाया गया। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर मौजूद है। साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अहम तरीन मामलात हैं और आज बड़ा सख्त दिन गुजरा है साबिक वजीर आजम के लिए, डू यू एग्री? जी बिल्कुल, आज तकरीबन 3-4 केसेस लगे हुए थे। एक साइफर का केस था, एक तोशाखाना नैब केस था जिसमें ज़मानत खारिज हुई है। इसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन का अलग से केस चल रहा है जो साबिक वज़ीर आज़म है उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है। ये चारों केसेस। अच्छा, एक अरेस्ट भी, जमानत भी खारिज हो गई है, दूसरा फर्द जुर्म भी आयद हो गई है। मैं दैट वे कह रही हूँ, अहम तरीन वन बाय वन करके चलते। साइफर पर फर्द जुर्म जो आयद हुई है, मान ही नहीं रही तहरीक इंसाफ। जी वो कह रहे हैं हुई नहीं है फर्द जुर्म। जो सलमान सफदर और उनके वकला हैं साबिक वज़ीर आज़म के, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो प्रोसेस ही नहीं हुआ, ना कोई चार्ज पड़ा गया, ना दस्तखत अंगूठा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप थे उधर मौजूद? नहीं दोस्त, वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो हमारी सोर्सेज से बात हुई है, जो प्रोसिक्यूटर थे वहाँ पे, वो ये कहते हैं कि उनका ये दावा है कि चार्ज हुआ है। अब जो अदालती ज़राए हैं वो भी कहते हैं चार्ज हुआ है। अब इसमें मामला हल तब होगा जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि कोर्ट ने क्या इसको चार्ज समझा है या नहीं समझा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के वकला ये कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे, और क्योंकि प्रोसेस तो हुआ ही नहीं है, तो अगर आप इसको कहेंगे प्रोसेस तो फिर ये कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका मैं मिसाल दूंगा आपको, 10 मई को यहाँ पुलिस लाइन्स में जब इमरान खान जो गिरफ्तार थे, तो वहाँ पे भी तोशाखाना में उन पे चार्ज हुआ था, चार्ज फ्रेम हुआ था। तो यही सिचुएशन थी। जब इनके वकला बाहर आए तो उन्होंने कहा नहीं हुआ, तो जो दूसरी प्रोसिक्यूशन थी हो गया है। तो फिर हमने देखा कि उसी चार्ज जो फर्द जुर्म की बुनियाद पर 5 अगस्त को उनको जो सजा हुई थी, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो चार्ज तो पड़ा गया उनकी जानिब से, और मुझे ऐसे लगता है कि ये चार्ज फ्रेम हो चुका है और अब जो नेक्स्ट जो मामला है जो वो उसी तरह आगे बढ़ेगा। मगर साकिब देखिए, शायद इसी की वजह से ओपन ट्रायल हो और अगर सबको रसाई हो तो मुमकिन हो। आज आप नहीं थे मगर आप गए भी हैं अंदर, आपने देखा भी है क्या वाकई शीशे के पीछे रखा जा रहा है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि वो सुना भी नहीं जाता, इतना फासला होता है, जज साहबान इतने दूर होते हैं, चंद सहाफियों को अंदर जाने दिया जाता है, सबको भी नहीं जाने दिया जाता। बट व्हाटएवर यू हैव विटनेस, वुड यू कॉल दिस एन ओपन ट्रायल? नहीं, बहुत लिमिटेड एक्सेस एक तो दी गई है 3-4 या 5 सहाफ़ियों को। बाकी सहाफ़ी को उधर वहाँ इंतज़ार ही करते रहे। हम 3-4 घंटे इंतज़ार करते हैं। 4 समातें हुई हैं, एक में मुझे जो है वो इजाज़त दी गई और बाकी दोस्तों को। तो वहाँ पे जो काफ़ी दूर रखा गया है, जो मीडिया है ख़ासतौर पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनको बहुत दूर रखा गया है। वहाँ पे फिर एक शीशा लगाया गया। जब मैं जिस समात पे गया था उस पर शीशा नहीं था, चलें थोड़ा सा एक्सेस थी हमारी वहाँ पे जाने का, मतलब इतना इशू नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ पे एक इस तरह का मामला हुआ है, तो वहाँ रुकावटें खड़ी की गई हैं, जिससे एक तो इंटरेक्शन नहीं हो सकती उस तरह, और दूसरा ये है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उस तरह उसको मतलब। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि ओपन नहीं, लिमिटेड एक्सेस ट्रायल आप उसको कह सकते हैं। लेकिन आज एफआईए ने गालिबन एक और दरख्वास्त दे दी है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जाए। जी, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ऐसे असास दस्तावेजात, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई गवाह उन्होंने लाना है, वहाँ डिस्कशन होनी है, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 में ये इजाजत अदालत को है कि वो ऐसी जो है वो इसको इन कैमरा डिक्लेयर कर दें। कुछ पार्ट्स को या मुकम्मल वैसे तो अब अदालत पे है कि अदालत क्या करेगी। इससे खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले सिंगल बेंच, फिर डिवीजन बेंच, फिर खुद जज साहब ये कह चुके हैं कि जेल ट्रायल ओपन ट्रायल होगा। लेकिन अब जो है इन कैमरा, मगर वो ये भी कह चुके हैं कि अगर हसास नौयत की कुछ चीजें हो तो वो इन कैमरा हो सकती है। वो तो कोई भी, जब हम कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी वो कहते हैं, बिल्कुल किसी लम्हे पे भी कोर्ट अगर चाहे तो ये एफआईए क्या चाह रही है इस दरख्वास्त में कि मुकम्मल तौर पे एफआईए ने ये कहा है कि मुकम्मल इन कैमरा कर दिया जाए, जहां पब्लिक और मीडिया जो है उसको एक्सक्लूड किया जाए। अच्छा, अब दूसरा बड़ा अहम इशू, ये तो फर्द जुर्म हो गई आपकी साइफर केस के ऊपर। ये तोशाखाना का ये कौन सा केस है जिधर पहले से ही गिरफ्तार शुदा इमरान खान को कह रहे हैं कल फिर गिरफ्तार किया जा रहा है? जी, तोशाखाना कौन सा केस? ये थोड़ा सा मतलब जमानत क्यों खारिज हुई है कि तोशाखाना तहाइफ का केस है, एक ही एक्ट है उनका, उस पे पहले उन पे इलेक्शन कमिशन ने कार्रवाई करवाई है, फिर नैब ने भी कराई, अब ये दूसरी कार्रवाई है। ये भी एक अलग से एक ये नैब कर रही है, ये जी नैब कर रही है। और इसमें एक और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो ये है कि एक एक्ट पे 2 अलग अलग कार्रवाइयां भी नहीं हो सकती। ये आगे चलकर मेरे ख्याल में चैलेंज होगा। आज नैब ने तोशाखाना उसी गिफ्ट के केस में, तोशाखाना नैब केस में उसने कहा है कि इनकी गिरफ्तारी जो इमरान खान जो है वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी पे थे और उन्होंने उनकी जमानत चल रही थी। आज जमानत जो है वो खारिज हुई, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। अब
क्यों जो है वो जाहिद साहब ये समझते हैं कि उन्होंने, क्योंकि नैब ने ये कहा था कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो खान साहब हैं उन्होंने प्रॉपर हमारे साथ तावन नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हमने पूछनी थी वो नहीं बताई, कोई डॉक्यूमेंट्स लेने थे, तो वो इन्वेस्टिगेशन की पर्पज से जब नैब ने कहा तो अदालत ने नैब की जो इस्तदा थी वो मंजूर कर ली है कि हाँ ठीक है, जो इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि इनकी ज़मानत जो है वो खारिज करना बनता है। अब नैब ये करेगा, एक तो गिरफ्तारी डाल दी है उन्होंने, कल उनके जो उनके फिजिकल रिमांड की इस्तदा करेगा, फिर ये फिजिकल रिमांड मैक्सिमम जो है वो 30 दिन का होता है, मिनिमम मेरे ख्याल में 20 दिन तो रहना उन्होंने अडयाला जेल में, रहना वहीं पे उधर ही जाके हो तफ्तीश जाएगी, होगी, वहीं पे सारा कुछ होगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस के क्या स्टेटस है? उसमें 20 को उनके 20 को आज की जमानत उनकी थी, उस पे आर्गुमेंट्स नहीं हो सके। 20 दिसंबर को अब समाअत होनी है, 20 दिसंबर को उस पे आर्गुमेंट्स हो गए, तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें उनकी जमानत होने के इम्कानात ज्यादा हैं, क्योंकि एक तो 6 जो उसमें मुलजिम हैं उनको इश्तिहारी करार देने का एक पूरा प्रोसेस है वो हो रहा है, वो मिड जनवरी तक जाएगा। फिर उसमें 58 गवाह हैं, तो इतने तवील जो जब ट्रायल होता है तो वो उसका फायदा अल्टीमेटली मुल्ज़म को मिलता है, तो उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी उस केस में जो हो सकती है, मगर तोशाखाना केस में वो तोशाखाना में वो अरेस्ट है, मतलब एक टाइम पे वो एक केस में कहीं ना कहीं अरेस्ट मतलब जेल में ही रहेंगे। ठीक है। और सर इलेक्शन कमीशन के अंदर भी कंटेम्प्ट का केस लगा हुआ था, उसके अंदर तो बहरहाल थोड़ी सी रिलीफ मिल गई है। जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे आज मेम्बरान जो है वो वहाँ पहुंचे थे, उन्हें कमेटी तश्कील दे दिया जी, उन्होंने 2-3 घंटे वहाँ पे रहे। अब वो वहाँ पे पूरी एक अदालती कार्रवाई होती है, जाहिर सी बात है। वहाँ पे जो वकला थे शोएब शाहीन वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे, आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, फवाद चौधरी और इमरान खान उनको वो लाया गया था, आज मिले पहली दफा जी, फर्स्ट टाइम जो है वो मई के बाद जब उन्होंने अपनी एक ट्वीट के जरिए जो अल्लाह का इज़हार किया, रिजाइन किया था, तो उसके बाद आज पहली इंटरेक्शन जो उनके साथ हुई, तो फवाद चौधरी और इमरान खान की, और क्या बात हुई, पूछा भी उन्होंने कि आप पे जो है वो आप क्यों पकड़े गए हैं, किस केस में पकड़े गए हैं, थोड़ी सी इंटरेक्शन सलाम दुआ हुई। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है टीवी तो देखते हैं अंदर इमरान खान साहब, नहीं वो तो उनको एक तो उनको सारी मालूमात है। मैं एक दफ़ा गया हूँ तो मैंने जो असेस किया है उनको बाहर से क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या है मामला, सब कुछ उनको मालूमात है। अब टीवी पे होती है या उनके वकला उनको बताते हैं या क्या जो है सिचुएशन होती है, डेफिनेटली उनको पता भी होगा, लेकिन क्योंकि इंटरेक्शन थी तो अब कोई उसमें कोई ना कोई बात तो होनी थी। अब पार्टी के हवाले से तो अब फवाद चौधरी साहब के साथ मेरे ख्याल डिस्कस कर नहीं सकते, तो उन्होंने फिर उनका यही पूछा कि आपको किस केस में पकड़ा हुआ है, और फिर सलाम दुआ हुई और फिर वहाँ पे वो नहीं। और इनका दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी मुतमईन नहीं है जी, बिल्कुल। वो कह रहे हैं पीटीआई के अपने आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो ये अभी भी बल्ले का निशान जो है ये खतरे में जी, वो खबरें आ रही हैं कि शायद जो है वो इस किस्म की सूरत हाल जो बन सकती है, लेकिन एक थोड़ी सी हर्डल है कि पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है कि आप फाइनल जजमेंट नहीं देंगे। अगर इलेक्शन कमीशन 18 या 20 को सुनता भी है, दोनों पार्टीज को सुन के उस पर फाइनल जो जजमेंट है वो रिजर्व कर सकता है, लेकिन वो दे नहीं सकता कि जब तक कि पेशावर हाई कोर्ट इस मामले को देख ना ले। पेशावर हाई कोर्ट में पहले मामला डिसाइड होगा, फिर यहाँ पे आएगा। ये थोड़ा सा टाइम मतलब लग सकता है कि ये कहा जाए कि मगर दे नॉट आउट द वुड्स येट, इलेक्शन कराने के बावजूद भी ये खतरा भी टला नहीं है। जी, बिल्कुल खतरा आज भी मौजूद है, और खासतौर पर हामिद खान साहब हैं, बैरिस्टर गोहर हैं जो चेयरमैन पीटीआई हैं, वो इस वक्त भी खतरात का इजहार कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट साकिब, अब साइफर की फर्द जुर्म आयद होगी, अब ट्रायल शुरू होगा मुकम्मल बाकायदा तौर पे। पहले भी अदालत ने कहा था कि भाई 14 दिन के अंदर अंदर फैसला करें, उसी स्पीड से आपको लगता है कि ये आगे बढ़ेगा और अब ये फैसला जो है विद इन वीक्स हमें सुनने को मिलेगा? स्पीड तो वही है, लेकिन असल मसला ये है कि हर मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। अब एक और 4 दिसंबर का ऑर्डर था, वो खान साहब ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, कल उस पर समाअत होनी है, तो अब उन्होंने फिर स्टे मांगा हुआ है कि रोकें, उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया या कोई नोटिफिकेशंस का इशू है। तो लेकिन अब हाई कोर्ट में अलग से कल समाअत होगी और जेल में अलग से होगी। लेकिन इस केस में, साइफर केस में 28 गवाह हैं, 28 गवाहों में अब जो फर्द जुर्म आयद हुई है, तो नेक्स्ट डेट पे कल या परसों जैसे भी है, पहले 2-3 गवाह आएंगे, उनकी स्टेटमेंट कलमबंद होते जाएंगे। मगर आपका क्या सेंस है कि कितनी देर में ये आपको लगता है रैप अप हो जाएगा? वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि टाइम काफी लग सकता है, लेकिन जायज साहब ये समझते हैं क्योंकि हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन भी थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन अभी मौजूद है कि वो 4 हफ्ते में ट्रायल कंक्लूड करें। वो डायरेक्शन तब थी जब पिछला जो ट्रायल अभी कलअदम नहीं हुआ था, और ट्रायल उसमें फर्द जुर्म 4 हफ्ते में हो जाएगा। साकिब ये पूछ रही नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 4 हफ्ते में हो सकता है। ठीक है। और इसकी सजा क्या है? सजा जो है मैक्सिमम सजाए मौत है। और आज जो उनकी बहन है खान साहब की, उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया है कि खान साहब को सजाए मौत भी हो सकती है। जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह ट्रायल चल रहा है हमारे खिलाफ, हमें ड्यू प्रोसेस फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, तो हमें अब यह भी खदशा लग रहा है कि वो सजाए मौत भी सुना सकते हैं। इस मुल्क में हो चुका है पहले, डेफिनेटली हो चुका है, लेकिन ये 5 साल साइकिल है शायद। इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।